हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें रोज़ खाना मैसर नहीं होता। उनकी शिक्षा तो एक तरफ रही, खाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ बच्चे नहीं, ऐसे बुज़ुर्ग भी हमारे यहाँ हैं जिनको बुढ़ापे में उनकी संतान उन्हें साथ रखने को तैयार नहीं होती। ऐसे ही कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत करती हूँ, एक अलिखित गोदनामा। रविता को इस शहर में आए हुए मात्र 1 सप्ताह हुआ था। वैसे तो रोमेश का ट्रांसफ़र छोटी बड़ी सभी जगहों में होता रहता था, पर इस बार बहुत दिन बाद शहर मिला था। रोमेश ने अपना चार्ज संभाल लिया था। उसे एक सरकारी चपरासी घर के लिए मिल गया था। रोमेश तो सुबह का निकला, शाम को ही घर आता था। सामान वगैरह चपरासी भुवन ले आता था। वही एक बर्तन मांजने वाली बाई ढूंढ लाया था, वो पोछा भी करती थी। खाना रविता खुद ही बनाती थी। उसे खाना बनाने का शौक भी था और समय का बाहुल्य भी। शादी के लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे, मगर भगवान ने उसकी गोद अब तक खाली रखी थी। सासू माँ ने न जाने कितने व्रत उपवास करवाए थे, अनुष्ठान किए थे, मगर भगवान ने अब तक उसकी पुकार नहीं सुनी थी। कभी कभी वो बहुत उदास हो जाती थी। दिन काटे नहीं कटता था। कोई बच्चा होता तो उसके काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आईवीएफ भी नहीं हो सकता था। खालीपन तो कहीं रोमेश के दिल में भी है, लेकिन वो अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश करता है। ऊपर से अपने को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। घर में रहते हैं तो उसके आसपास घूमा करते हैं। उसके सौंदर्य की तारीफ करते रहते हैं। उसका मन अंदर से रोया करता है। वो भी कोई सौंदर्य है जो मां न बन पाए। सौंदर्य तो तभी परिपूर्ण होता है जब गोद में नन्हा सा बालक हो। कभी कभी वो रोमेश से पूछती है कि आप सचमुच जिंदगी के इस घाव को महसूस नहीं करते? ये टीस आपको नहीं सालती? तो रोमेश बड़ी सहजता से जवाब देते हैं कि जो कुछ अच्छा सुंदर हमारे आसपास है, हम उसे क्यों न महसूस करें। जो नहीं है उसके लिए रोते रहने से तो काम नहीं चलता ना। जिंदगी को अलग ढंग से जीना सीखना पड़ेगा। एक रविवार को वो रोमेश के साथ एक पिकनिक स्पॉट पर गई थी। भुवन भी साथ था। पिकनिक के लिए पूरी व्यवस्था साथ में थी, बिछाने की दरी से लेकर पीने का पानी तक। खाने पीने का सामान भी पर्याप्त मात्रा में था। जगह बहुत खूबसूरत थी। पास में नदी बह रही थी। आसपास कुछ पेड़ लगे थे। उन्हीं में से एक के नीचे भुवन ने दरी बिछा दी थी। वो पूरा सामान लगा दिया था। वो जब भी कहीं जाती थी तो कुछ टॉफ़ी, खिलौने, कॉपी, पेन, पेंसिल साथ में रख लेती थी, ताकि अगर बच्चे मिलें तो दिया जा सके। कम से कम एक पल के लिए वो उन चेहरों की मुस्कान देख सकेगी। रमेश जमीन पर दरी में लेटे हुए गुनगुना रहे थे। वे अच्छा गाते थे। रमेश के बोल हवा में लहरा रहे थे। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तभी अचानक बांसुरी की धुन संगत देने लगी थी। सभी आवाज की तरफ निहारने लगे थे। एक 9-10 वर्षीय बालक पेड़ की मोटी सी डाल पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। पास में ही 8-10 बकरियां
चल रही थी। भुवन ने इशारे से उसे नीचे बुलाया था तो वो आ गया था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया था तो वो जमीन पर बैठने लगा था। मैंने उसे हाथ पकड़कर दरी पर बिठा लिया था। रोमेश ने पूछा था कि बांसुरी कब से बजाते हो, तो वो बोला था कि याद नहीं। वो पास ही एक गांव में रहता था, बकरी चराता था। उसके दादा मजदूरी करते हैं, पिता बस शराब पीकर घर में पड़े रहते हैं। अम्मा खेत खलिहान में काम कर लेती है। वो कभी स्कूल नहीं गया, पर उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो देखा करता है। उसका कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए वो बकरियों को बांसुरी सुनाता है और उनसे बातें करता है। उस पिकनिक में रोमेश भी बहुत खुश थे। उन्होंने 2-3 गाने गाए और उसे लड़के रामू से बांसुरी बजाने को कहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा वातावरण सत्यम शिवम सुंदरम हो गया है। हमने रामू से पूछा था कि हम हर रविवार को सुबह यहाँ आया करेंगे, क्या तुम बांसुरी लेकर आओगे? उसने कहा था, मैं रोज आता हूँ, बस जब तबीयत खराब होती है तब नहीं आता। मैंने उसे टॉफ़ी, बिस्कुट, वो गेम वाले खिलौने दिए थे तथा कहा था कि मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, क्या वो पढ़ेगा? उसने हाँ कहा था और ये भी कहा था कि पढ़ाई तो रोज की जाती है, सिर्फ इतवार को क्यों? मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा था, कुछ दिन तक मैं रोज आऊँगी। जब तुम थोड़ा पढ़ना सीख जाओगे तब रविवार को आया करूँगे। उसने सिर हिला दिया था। हम वापसी के लिए गाड़ी में बैठ गए थे। वो वहीं खड़ा देखता रहा था। न जाने क्यों उस अजनबी लड़के से बड़ा लगाव हो गया था। हम दोनों ही खुश थे। यद्यपि रोमेश ने उस लड़के रामू के बारे में कुछ खास नहीं कहा था, मगर मैं उनका चेहरा पढ़ रही थी। मैंने रोमेश से पूछा था कि क्या मैं ड्राइवर को लेकर नदी के किनारे कुछ दिन तक रोज जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा था, भुवन को भी साथ में ले जाना, सुनसान एरिया है। अगले दिन से मैं घर का काम निपटा कर नदी किनारे जाने लगी थी। रामू मेरा इंतज़ार करता रहता था। मैं कुछ खाने का सामान भी ले जाती थी। रामू को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। रामू ने धीरे धीरे आ ई सीखना शुरू कर दिया था। उसे ABCD तथा 1 2 3 4 जानने की भी बहुत उत्सुकता थी। मैंने उसे लिखना तथा बोलना सिखाया था। वो कुशाग्र बुद्धि था, जल्दी ही सीख लेता था। लगभग 1 माह बाद मैं रोमेश के साथ नदी के किनारे गई थी तो पेड़ से कूदकर रामू ने रोमेश को गुड आफ्टरनून सर कहा था और हंसने लगा था। बांसुरी उसकी कमर में बंधी थी। बिल्कुल कृष्ण कन्हैया लग रहा था। रोमेश के साथ साथ हम सब भी हंसने लगे थे। दिन भर हम सब रामू के साथ रहे थे। अब रामू तमाम सवाल करने लगा था, जैसे शहर कैसा होता है, सड़क पर इतनी गाड़ियाँ चलती हैं तो लोग कुचल नहीं जाते, इतनी सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। हमने उससे कहा था कि क्या वो एक दिन के लिए शहर जाना चाहता है। उसने आश्चर्य मिश्रित हर्ष के साथ कहा था, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा था, हाँ, अगर तुम्हारे दादाजी वो माँ अनुमति दे दे। उस शाम हम लोग रामू के घर गए थे और उसके घर वालों को सब कुछ बताया था। उन्होंने एक दिन के लिए उसे हमारे साथ भेज दिया था। रामू हमारे घर आकर बड़ा खुश था। बाहर लॉन में
कमरों में हर कहीं घूमता फिरता था। कभी डाइनिंग में सोफे पर बैठता था तो कभी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठता था तो कभी डाइनिंग में प्लेट्स पर चम्मच से खट खट करके संगीत निकालता था। कभी कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग घुमाता था तो कभी लव बर्ड्स के पास बैठकर पिंजरे में झांकता था। किचन में गैस चूल्हे से निकलती हुई गैस को ताज्जुब से देखता था। हर चीज़ में उसके लिए कुछ न कुछ अचंभा छिपा था। अगले दिन रामू को वापस जाना था। जब उसे बाजार घुमाने के लिए ले गए थे तब हमने उसके लिए कपड़े खरीद दिए थे। नए कपड़े, चॉकलेट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट वगैरह हमने उसके सामान के पास रख दिया था। सब कुछ देखकर उसने पूछा था, ये सब मेरे लिए है? मेरी हाँ सुनने के बाद उसने कृतज्ञता से मेरी ओर देखा था। रास्ते में मैंने उससे पूछा था कि तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? उसने कहा था, हाँ, पर कैसे? मैंने कहा था कि तुम्हारी पूरी व्यवस्था मैं करूँगी। 1 साल बाद रामू ने हम लोगों को पत्र लिखना शुरू कर दिया था। मैं जब पहली बार उसका पत्र पढ़ रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उसे उसकी बर्थडे पर मोबाइल गिफ्ट करूँगी। मैंने रोमेश से पूछा था तो उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। हम सब रामू की सालगिरह पर केक वगैरह लेकर गए थे। रामू ने पहली बार इस तरह बर्थडे मनाया था। गिफ्ट पाकर तो वो बहुत खुश हो गया था। अपने दोस्तों को दिखाने बाहर भागा था। रात को घर आने के बाद न जाने मन को बड़ा उदास उदास सा लग रहा था। रोमेश ने पूछा था, तुम उदास क्यों हो? तुमने तो आज एक मासूम बच्चे को खुशियाँ दी हैं। रोमेश, मैंने तो खुशियाँ देने की कोशिश की है, मगर ये उधार की खुशियाँ टिकती कहाँ हैं? मैं उसे जीवन भर तो खुशियाँ नहीं दे सकती ना। आज रविवार को जाती हूँ, हो सकता है कल ना जा पाऊँ। कल हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तब क्या होगा उसका और क्या होगा मेरा? हम बात कर रहे थे तभी बाहर से ज़ोरों से शोरगुल की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। हम थोड़ी देर तक तो चुपचाप सुनते रहे थे। फिर रोमेश ने बेडरूम की खिड़की खोली थी और बाहर सोए हुए चौकीदार को आवाज़ दी थी। उसने बताया था कि बगल वाले मकान में झगड़ा हो रहा है। उधर कुछ दूर हटकर सर्वेंट्स क्वार्टर थे। कुछ देर बाद शोरगुल बंद हो गया था। सवेरे भुवन ड्यूटी पर आया था तो बड़बड़ा रहा था, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने पूछा था तो बोला था कि यहाँ से 8-10 मकान छोड़कर एक ड्राइवर का घर है। ड्राइवर की मृत्यु हो गई है तो उसकी जगह उसकी दूसरी पत्नी को चपरासी के पद पर रख लिया गया। उसका बूढ़ा बाप और नाबालिग बेटा महिला के साथ ही रहता है। वो रोज़ उसे घर से भगा देती है। जाड़े की रातों में भी बेचारे ठंड में कांपते हुए बाहर बैठे रहते हैं। टोकने पर कहती है कि खुद के बच्चों को पूरा नहीं पड़ता है, इनको कहाँ से खिलाऊं। दोनों दादा और पोते अभी भी बाहर बैठे रो रहे हैं। रात को निकाल दिया होगा कालिंदी ने। मैंने पूछा था, किस विभाग में है कालिंदी? तो भुवन ने बताया था कि बिजली विभाग में। मैंने रोमेश से कहा था कि बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर से कालिंदी के बारे में बात करिए कि वे उसे समझाएं। परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार गलत है। रोमेश ने कहा था कि वे वक्त मिलने पर बात करेंगे। रसोई में आकर मैंने भुवन दा से कहा था कि वो दोनों को चाय नाश्ता
वो बाद में खाना खिला देगा। भुवन ने उन्हें दरवाजे पर बुलाया था तो मैंने देखा था कि बुजुर्ग की उम्र कम से कम 80 वर्ष रही होगी। उनका दयनीय चेहरा मानो कह रहा हो कि कोई मुझे संभाल लो। भुवन ने उन्हें चाय नाश्ता वो बाद में खाना खिला दिया था। साथ ही ये भी कह दिया था कि अगर घर के अंदर ना जाने दे तो यहाँ आ जाना, तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। मन में ख्याल आ रहा था कि जब बेटी की नौकरी पर बहू हक जमा सकती है तो उसके दायित्व क्यों नहीं निभाना चाहती। मन बेचैन सा हो रहा था। कहाँ तक गिर गई है हमारी मनुष्यता। एक 80 वर्ष का बुजुर्ग जो पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित है, और एक ऐसा बच्चा जिसने भी दुनिया को अच्छी तरह से देखा भी नहीं है, उसे पेट भरने के लिए रोटी मिलना भी दुश्वार है। बाकी ज़रूरतें तो दरकिनार हैं। हमारे पुराने धर्मग्रंथ जिस दर्शन की बात करते हैं, आज के समाज में तो उसकी बात करना भी बेईमानी है। मैं थकी थकी सी लेटी रही थी। शाम को भुवन की आवाज़ आई थी, मैम सब्जी क्या काटूं, क्या बनेगी। मैंने कहा था कुछ भी काट लो, बना लूँगी। फिर ध्यान आया था कि पता नहीं उन लोगों को शाम का खाना भी मिलेगा या नहीं। मैंने भुवन से उन्हें देखकर आने को कहा था। भुवन ने लौटकर बताया था कि कालिंदी के बच्चे घर के अंदर बंद हैं, बाहर ताला लगा है। वे दोनों दादा पोते दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठे हैं। मैंने भुवन से कहकर चाय व बिस्किट तथा पीने का पानी उन दोनों को भिजवा दिया था, मगर मन संतुष्ट नहीं था। मैंने भुवन से कहा था कि खाने की तैयारी उन लोगों के हिसाब से भी कर दे। भुवन ने कहा था, मैडम इतने लोग हैं कॉलोनी में, मगर कोई भी गलत बात का विरोध नहीं करता। उन्हें 2 कौर खाना नहीं देगा, बस खड़े होकर झगड़ा देखेंगे और प्रपंच करेंगे। एक आप ही हैं जो आगे बढ़ी हैं। मैं मन में सोच रही थी कि इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। और शाम को रोमेश से बात करने की सोच लिया था। शाम को रोमेश ने बताया था कि चीफ इंजीनियर गुप्ता ने कहा था कि कालिंदी को बुलाकर पूछेंगे कि मामला क्या है। मैं रोमेश से पूछे बिना कोई कदम नहीं उठाती थी और रोमेश हमेशा मेरे साथ साथ चलते थे। मैंने अपने मन की बात उनसे कही थी कि अगर कालिंदी को ये बच्चा बोझ लगता है तो हम उसे गोद ले लें। उसके ससुर का ध्यान भी हम अपने घर के बुजुर्ग की तरह ही रखेंगे। क्या मैं कालिंदी को बुलाकर बात करूं? रोमेश ने 2 मिनट तक सोचा था, फिर कहा था, इस विषय पर चर्चा हम कल करेंगे। मैं समझ गई थी कि रोमेश थके हैं और सोना चाहते हैं। पूरे दिन मैंने रोमेश का इंतज़ार किया था। सवाल मेरे दिमाग पर हथौड़ी की तरह ठोकर मार रहा था। पता नहीं रोमेश का जवाब क्या होगा। बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। घर के अन्य सदस्यों की राय, बच्चे की उम्र, वो अब अपने और हमारे बारे में सब कुछ जानता है। क्या हमें मन से सचमुच अपना पाएगा? उसके दुर्व्यवहार पर क्या हम उसे अपने स्वयं के बेटे की तरह माफ़ कर पाएंगे? ढेरों अन्य सवाल भी हमारे मन में गूंज रहे थे, पर सूनी गोद ममत्व की आह बार बार पुकार रही थी। शाम को रोमेश का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रही थी। जैसे ही कार का हॉर्न सुनाई पड़ा था, मैं एंट्री गेट पर जाकर खड़ी हो गई थी। रोमेश ने एक नज़र मुझ पर डाली थी और फिर अंदर आ गए थे। मैं पीछे पीछे चली आई थी। मैंने भुवन को चाय के साथ देने वाले नाश्ते के बारे में बताया था और बेडरूम में आ गई थी।
रोमेश कपड़े बदल चुके थे। वो मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चले गए थे। मैंने उनका कुर्ता पाजामा निकाल दिया था। कुछ समय बाद रोमेश बाथरूम से निकल आए थे। वो अपना कुर्ता पाजामा पहन लिया था। रोमेश बेडरूम में पड़ी कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गए थे। मैंने उनका चेहरा देखकर उठ जाना बेहतर समझा था। मैं उठकर चली ही थी कि रोमेश जोर जोर से हंस पड़े थे। बोले थे, कहो क्या कहना है, और तुम कहो भी क्यों, सिर्फ सुनो। मैंने गुप्ता जी से बात की थी। उन्होंने कालिंदी से कहा था वो गोद देने को राजी है। कारण है अधिक बच्चे होना और गरीबी के कारण पालन पोषण न कर पाना। ससुर के लिए भी वो एक अलिखित एडॉप्शन के लिए राजी है। और हाँ, मैंने माँ तथा छोटे भाई परेश की अनुमति भी ले ली है। वे 1 सप्ताह बाद डॉक्यूमेंट में गवाह के बतौर हस्ताक्षर के लिए आएंगे। मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। ईश्वर ने मुझे इतनी खुशियाँ एक साथ जो दे दी थी। रोमेश ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया था। 1 सप्ताह बाद बनने वाली भावी माँ के लिए जो इतनी संवेदनशील है। नमस्कार।